तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अभी हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जैसे पढ़े हुए थे मेंडेलियन विकार के बारे में। हम लोग पढ़े हुए थे कि आनुवांशिक विकार क्या होता है, और हम बताए थे कि वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक विकार कहा जाता है। फिर हम बताए थे कि जो आनुवांशिक विकार है वो दो प्रकार का हो सकता है। अगर जो आनुवांशिक विकार है वो जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहा जाता है मेंडेलियन विकार। और अगर गुणसूत्र की संख्या में बढ़ने से या घटने से उत्पन्न हो रहा है उसको कहा जाता है गुणसूत्रीय विकार। तो ये अगर बेहतर होगा, ये सब बात हम बताया था पिछले क्लास में। अगर नहीं देखे थे तो क्लास देख लेना, फिर ये क्लास देखना ज़्यादा समझ में आएगा। या देखे हो तो चलो अच्छी बात है। तो देखो हम लोग पढ़े हुए थे कि वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहा जाता है आनुवांशिक विकार। ठीक है, जो कि आनुवांशिक हो, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाए। अब उसमें से भी जो विकार जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होगा, मतलब जीन में कुछ परिवर्तन हो गया, जीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मेंडेलियन विकार कहा जाता है। मेंडेलियन विकार उदाहरण क्या क्या था उसका, लिखवा दे पिछले क्लास में। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, ये सब उदाहरण था मेंडेलियन विकार का। और जो विकार गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाने से या घट जाने से, मान लो गुणसूत्र इंसान में कितना होता है, 46 होता है, उसमें से मान लो कि एक बढ़ गया 47 हो गया, या एक घट गया 45 हो गया, तब क्या वो इंसान नॉर्मल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि नॉर्मल रहने के लिए जो है 46 क्रोमोसोम चाहिए। तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाने से या घट जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है गुणसूत्रीय विकार। तो हम लोग जो है मेंडेलियन विकार पढ़ रहे थे, और उसमें से हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया हम लोग पढ़ चुके थे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, जिसमें कि कुछ ऐसे एंजाइम जो एंजाइम फेनाइल एलानिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन में परिवर्तित करते हैं, वो एंजाइम बनाने वाला जीन डिस्टर्ब हो जाता है, उससे वो एंजाइम बन नहीं पाता है, और उस एंजाइम के नहीं बनने से फेनाइल एलानिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, बल्कि वह फिनाइल कीटोन्यूरिया बन जाता है, फिनाइल पायरुविक अम्ल बन जाता है। और फिनाइल पायरुविक अम्ल बनने से फिर क्या होता है, मानसिक दुर्बलता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया बेहतर है कि आप लोग समझिए और अपने भाषा में लिखिए। हालांकि कुछ दिन में हम इसको नोट्स भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा है बिना नोट्स के हो नहीं पाएगा, नोट्स देना पड़ेगा, तो नोट्स हम दे देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा देख लो हीमोफीलिया क्या होता है। अभी बेहतर है कि नोट्स अपने बनाओ, जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से इसको लिखो। जब हम नोट्स देंगे तो नोट्स भी पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या होता है देखो, तो इससे क्यों पता है कि यह एक मेंडेलियन विकार है, ठीक है। कैसे विकार है? मेंडेलियन विकार। मतलब इसमें क्या परिवर्तित होता है, जीन परिवर्तित होता है, और जीन के परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मेंडेलियन विकार कहा जाता है। तो ये हीमोफीलिया जो है एक मेंडेलियन विकार है, ठीक है। अब हीमोफीलिया एक मेंडेलियन विकार है, मतलब इसमें जीन में चेंजिंग होता है। क्या होता है? जीन में चेंजिंग होता है। अब जीन किसी न किसी गुणसूत्र पर होता है। जैसे पिछला हम लोग पढ़े थे फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें हम बताए थे कि जीन किस गुणसूत्र पर होता है, लिंग पर कि अलिंग पर? अलिंग गुणसूत्र पर होता है, जो अलिंग संलग्न होता है ना, अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग। तो क्या जितने भी मेंडेलियन विकार हैं वो सभी अप्रभावी रोग हैं, इस सब में होता है, लेकिन सबका जीन अलिंग गुणसूत्र पर ही नहीं होता है। जैसे कि जो हीमोफीलिया है यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। कैसा है? लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, मतलब इसका जो जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर होता है। अब लोग पता है कि लिंग मतलब जो लिंग गुणसूत्र है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, दो तरह का होता है, एक्स और वाई। तो इसका जो जीन है हीमोफीलिया का वो किस पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है? एक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। अब सुनो, बात थोड़ा ध्यान से समझने वाला चीज है ये, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में समझाया था कि अप्रभावी रोग है और उसका जीन जो होता है अलिंग गुणसूत्र पर होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। ये तो ध्यान समझो, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, ठीक है। अब देखो, अगर देखें हम तो मादा में लिंग गुणसूत्र कौन कौन होता है, एक्स एक्स,
और नर में जो लिंग गुणसूत्र है वो कौन होता है, एक्स और वाई। अब ध्यान देना कि मादा में एक्स एक्स है, दोनों एक्स है तो दोनों सह प्रभावी हैं, जबकि नर में एक्स वाई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स जो है वाई के ऊपर प्रभावी होता है, और पूछे कि एक्स और वाई में से कौन सा गुणसूत्र प्रभावी होता है, तो एक्स, मतलब जो लक्षण एक्स पर है वो प्रभावी होगा वाई के ऊपर, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें अगर दोनों पर मान लो कि समान जीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विषम युग्म स्थिति है, दोनों में अलग अलग जीन है, तो जो अप्रभावी है उसका लक्षण नहीं दिखेगा, और जो प्रभावी है उसका लक्षण ही दिखेगा। अब देखो इसका इससे क्या ताल्लुकात है, ताल्लुकात उसका इससे ये है कि हम लोग देखें कि हीमोफीलिया एक अप्रभावी रोग है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कोई मादा है और किसी मादा के किसी एक गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, तो क्या उसके अंदर हीमोफीलिया का लक्षण पाया जाएगा। अच्छा, हीमोफीलिया में होता क्या है, हीमोफीलिया का लक्षण ये होता है कि जिसको हीमोफीलिया होता है उसका जो रक्त का थक्का बनने का समय है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली इंसान में जो रक्त का थक्का है, मान लो कहीं कट गया, अब ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है, रक्त निकलने लगे, तो रक्त के थक्का बनने का समय सामान्यतः कितना देर का होता है, 1 से 5 मिनट का, ठीक है। सामान्यतः 1 से 5 मिनट थक्का बन जाता है, देखते होगे वहाँ गहरा लाल रंग का कुछ थक्का जम जाता है जिससे रक्त बहाना रुक जाता है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में ये होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त को थक्का बनने में 10 से 30 मिनट का समय लगता है। मतलब सामान्य स्थिति में इंसान जो है 1 से 5 मिनट में थक्का बना लेता है, मतलब उसके रक्त का जो लॉस है वो कम होता है। जबकि अगर किसी हीमोफीलिया हुआ हो तो उसका जो रक्त का थक्का है वो 10 से 30 मिनट में बनता है, मतलब उसको बहुत अधिक समय लगता है रक्त थक्का बनाने में, और इससे क्या होता है कि बहुत अधिक रक्त की हानि होती है और इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए मतलब यही लक्षण है हीमोफीलिया, और चूंकि इसमें रक्त का थक्का बनने में समय लगता है और लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। इसको एक और नाम होता है ब्लीडर्स रोग, ठीक है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स रोग क्या कहते हैं, इसको ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लंबे समय तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, 10 से 30 मिनट तक थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। हीमोफीलिया का एक और नाम क्या हुआ, ब्लीडर्स रोग, या इसका एक और नाम होता है, इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज, रॉयल, ठीक है, रॉयल बीमारी रोग। रॉयल रोग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो था, जो महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके वंश में ये रोग था, हीमोफीलिया। अब चूंकि वो रॉयल फैमिली है ना, राजा महाराजा का फैमिली, इसलिए चूंकि उनके फैमिली में बीमारी था, इसलिए उसको रॉयल बीमारी कहा जाता है कि रॉयल डिजीज है, रॉयल लोग की फैमिली में बीमारी है। तो हीमोफीलिया क्या होता है समझे। हीमोफीलिया, अब देखो अभी हमको पता है कि हर चीज़ चाहो तो लिख सकते हो, हम तो ये कहेंगे लिखते रहो, लेकिन तो लिखते भी रहना, ठीक है, लेकिन इसका नोट्स भी है जो है हमको लगता है कि देना पड़ेगा, नोट्स हम दे देंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर और खत्म होने दो, उसके बाद जो है इसका नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। जिस तरह और सबका नोट्स मिल रहा है उस तरह बायोलॉजी का नोट्स भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो ठीक है, तो लिंग, यह कैसा रोग है, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, कैसा रोग, लेकिन फिर बोल रहे हैं सुनो, फिर भी नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा उसके लिए जो आलसी आदमी है, जो नहीं लिख रहा है, ठीक है। जो अच्छे से पढ़ रहा है बेहतर है कि खुद से नोट्स बनाओ, हमेशा अच्छा रहता है। एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, ठीक है, तो नहीं वीडियो डिलीट हो जाता है, वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है, तो बार बार वीडियो देखो और जो है उसको नोट्स खुद से बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो बात नहीं पढ़ाई। तो हीमोफीलिया जो है ये कैसा रोग है, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, मतलब कि इसका गुणसूत्र कहाँ होता है, लिंग गुणसूत्र पर होता है, इसका जीन कहाँ होता है, लिंग गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है देख लिए कि इसमें रक्त बनने का, थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, ठीक है। जो थक्का सामान्यतः 1 से 5 मिनट बन जाता है, हीमोफीलिया के बाद थक्का बनने में जो है 10 से 30 मिनट का समय लगता है, मतलब लंबे समय तक रक्त का बहाव
होते रहता है, इसलिए इसको ब्रीडर्स रोग भी कहा जाता है। और चूंकि महारानी विक्टोरिया के वंशावली में था, इसलिए इसको रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा ये समझो, देखो हम देखें अगर तो हम बताएं अभी हीमोफीलिया जो है ये एक अप्रभावी रोग है, ठीक है। और मादा में तुम कौन होता है XX, नर में कौन होता है XY, नर में होता है XY, मादा में होता है XX। अब मादा में XX गुणसूत्र होता है तो ये दोनों के दोनों सप्रभावी हैं, क्योंकि दोनों X हैं। क्योंकि नर में क्या है XY, तो X प्रभावी होता है Y के ऊपर। ये एक तथ्य है, ये एक प्रूफ है, मतलब ये क्या बोलेंगे प्रमाणिक चीज है कि X जो है Y के ऊपर प्रभावी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लो हीमोफीलिया का कोई जीन आया, ठीक है, जो कि X गुणसूत्र पर है, ठीक है, मादा में है X गुणसूत्र पर, तो क्या उस मादा के अंदर हीमोफीलिया का लक्षण पाया जाएगा? क्या उस मादा के अंदर हीमोफीलिया का लक्षण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्रभावी है ना, और एक ही पर है तो ये प्रभावी हो जाएगा इसके ऊपर, और ये रोग नहीं हो पाएगा, अप्रभावी है। अगर एक ही इसका जीन है तो वो दब जाएगा, तो ये दब जाएगा, ये इसको दाब देगा, अप्रभावी कर देगा, और ये रोग नहीं पाया जाएगा मादा में। जीन तो रहेगा लेकिन लक्षण नहीं पाया जाएगा। लक्षण क्या है? ये कि बढ़ जाना, क्लॉटिंग टाइम, रक्त के थक्का बनने के समय बढ़ जाना, तो वो नहीं हो पाएगा। जबकि वही नर में देखो, अगर नर में X पर हीमोफीलिया का जीन है तो ये जो X तो प्रभावित होता है Y के ऊपर, तो नर में इसका लक्षण हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा नर। जबकि मादा को अगर हीमोफिलिक होना है तो दोनों पर हीमोफीलिया का जीन लाना पड़ेगा। जब दोनों पर हीमोफीलिया का जीन रहेगा तब वो मादा हीमोफिलिक होगी। अच्छा, दोनों पर हीमोफीलिया का जीन कब होगा? समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, मतलब ये अप्रभावी है। फिर हम बोले कि मादा में गुणसूत्र होता है XX, नर में होता है XY, इसमें XX है, दोनों सप्रभावी है, इसमें XY है, X प्रभावी है Y के ऊपर। अगर मादा के किसी एक ही गुणसूत्र पर केवल X क्रोमोसोम है, केवल एक ही गुणसूत्र पर अगर हीमोफीलिया का जीन है तो ये इसके ऊपर सप्रभावी, ये इसके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएगा, ये प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि हीमोफीलिया का जीन अप्रभावी होता है। और वैसे मादा में जीन तो है लेकिन वो मादा हीमोफिलिक नहीं होगी, उसके अंदर हीमोफीलिया का लक्षण नहीं पाया जाएगा, समझे। जबकि नर में अगर X के ऊपर है, Y पर तो होता नहीं, X पर होता है, X के ऊपर है तो वैसा नर क्या होगा? हीमोफिलिक होगा, क्योंकि X प्रभावी होता है Y के ऊपर, ठीक है। और मादा हीमोफिलिक कब होगी? जब उसके दोनों पर हीमोफीलिया का जीन हो। दोनों पर हीमोफीलिया का जीन कब होगा? तो ये दोनों गुणसूत्र कहाँ से आया है? एक गुणसूत्र आया होता है नर से, मतलब नर जनक से, पिता से, और एक आया होता है माता से। तो अगर कोई मादा है, कोई लड़की है, उसका अगर पिता और माता दोनों के दोनों हीमोफिलिक हैं, दोनों के अंदर हीमोफीलिया का जीन है, तभी वो मादा हीमोफिलिक हो पाएगी, तभी वो लड़की हीमोफिलिक हो पाएगी, जो कि संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? ये बहुत रेयर है, क्योंकि देखो नर से मतलब पिता से X हीमोफीलिया वाला गुणसूत्र आया है, मतलब कि पिता हीमोफिलिक थे, और जो भी नर हीमोफिलिक होगा उसके जीने का चांस, लंबे समय तक जीने का चांस, रिप्रोडक्शन करने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि वो कम ही समय में मर जाएगा, क्योंकि रक्त थक्का ही नहीं जमेगा। और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि नाक आँख जहाँ जहाँ ओपनिंग है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। मतलब कोई अगर इसीलिए देखे होंगे कि जो महारानी विक्टोरिया का जो पूरा वंशावली है उसमें से कोई भी नर शासक नहीं बना है, वैसे मादा ही बनी है, ठीक है। क्योंकि नर शासक जो भी हुआ है वो हीमोफिलिक हुआ है, और हीमोफिलिक हुआ तो मर गया, वो उतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि वो शासक बन पाए, ठीक है। तो इसलिए ये चांस बहुत रेयर, हालांकि कुछ चांस में ऐसा हो सकता है कि नर बच जाए, हीमोफिलिक हो, फिर भी वो ब्लड लॉस नहीं हो, कुछ समय तक जी जाए, लेकिन फिर भी लंबे समय तक जी नहीं पाएगा, उसका मरना फिक्स रहेगा क्योंकि वो हीमोफिलिक है। जबकि देखो मादा में क्या, नर में क्या है कि अगर केवल मादा हीमोफिलिक है, मादा के अंदर खाली का हीमोफीलिया का जीन भी है तो वो भी इसके में आ जाएगा। देखो Y तो पिता से आ रहा है और X किससे आता है? माता से आता है। नर में जो Y आता है पिता से आता है, और जो X आता है वो माता से आता है। तो अगर माता, जो माता है इसकी, वो अगर हीमोफिलिक नहीं भी है, खाली उसके अंदर जीन है,
मतलब ये स्थिति है, तो इसमें से भी जीन आ जाएगा, और वो जो नर है वो कैसा हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ये से प्रभावी हो जाएगा, वो नर हीमोफिलिक हो जाएगा। मतलब बताओ नर और मादा में से किसको हीमोफिलिक होने का चांस ज़्यादा है, मतलब किसको हीमोफिलिया रोग होने का चांस ज़्यादा है, नर को कि मादा को? आंसर है नर को। नर को हीमोफिलिया होने का चांस ज़्यादा है, मादा को नहीं है, क्योंकि नर में मादा में अगर केवल एक पर हीमोफिलिया का जीन है तब इसके ये वाहक तो है, इसके अंदर जीन तो है, लेकिन ये रोगी नहीं है, इसके अंदर लक्षण नहीं है। जबकि अगर दोनों पर है तभी ये रोगी हो पाएगी, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है। ये तभी हो पाएगा जब इस मादा के पिता और माता दोनों हीमोफिलिक हों। अगर पिता हीमोफिलिक हैं तो जीने का चांस ही बहुत कम है, ठीक है। जबकि अगर किसी नर का बात करें तो अगर ये स्थिति है तो वो रोगी हो जाएगा, इस पर तो होता नहीं है, मतलब कि मादा को होने के लिए बहुत रेयर चांस है। यही कारण है कि मादा में ये रोग कम होता है, नर में ज़्यादा होता है। चलो एक बार फिर इसे समराइज कर देते हैं। हीमोफिलिया कैसा रोग है? लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, ठीक है। लिंग संलग्न का मतलब क्या है कि इसका गुणसूत्र कहाँ, इसका जो जीन है वो कहाँ होता है, तो लिंग गुणसूत्र पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है। एक्स कौन सा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है। जबकि वहीं हम बात किए थे कल पिछले क्लास में कि जो फिनाइलकेटोन्यूरिया का जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। फिनाइलकेटोन्यूरिया जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र पर होता है। फिर हम बोले कि हीमोफिलिया जो होता है इसमें इसका लक्षण क्या है? इसमें रक्त के थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, उससे लंबे समय तक रक्त निकलते रहता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। जो रक्त के नॉर्मली थक्का बनने का समय है वो 1 से 5 मिनट का होता है, लेकिन इस रोग में ये समय बढ़ के 10 से 30 मिनट का हो जाता है, जिसके कारण लंबे समय तक रक्त बहाव होता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है, और चूंकि महारानी विक्टोरिया के वंशावली में पाया जाता है इसलिए इसको रॉयल रोग भी कहा जाता है। फिर देखें कि ये किसको होने का चांस ज़्यादा है, तो यह नर को होने का चांस ज़्यादा है, और नर में किससे आता है, तो मादा जनक से। नर संतति में यह रोग किससे आएगा? मादा जनक से आएगा, नर से थोड़ी आएगा, पिता से थोड़ी आएगा, पिता से तो वाई ना आता है, और वाई में थोड़ी होता है हीमोफिलिया का जीन, हीमोफिलिया का जीन एक्स पर होता है। मतलब कि यह रोग, ये बात चाहो तो लिख लेना, यह उससे ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बस ये सब बात लिख लेना पहले। यह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, इसमें यह सब होता है। और इसके लिए उसी बात लिख लेना कि यह रोग मादा जनक से नर संतति में स्थानांतरित होता है। यह रोग मादा जनक से नर संतति में स्थानांतरित होता है, तथा किसी मादा के हीमोफिलिक होने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। इतना ही बात इसमें जानना है हीमोफिलिया के बारे में। जिस तरह से हीमोफिलिया कैसा रोग है, एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, वैसे ही एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसको लिख लेना, नहीं लिख तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को पीछे करके ले लेना स्क्रीनशॉट, और बेहतर है कि नोट्स खुद से बनाओ, हालांकि नोट्स मिल जाएगा, कुछ दिन रुको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि बेहतर होगा कि नोट्स खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। तो वैसे ही एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं वर्णांधता, अंग्रेजी में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है वर्णांधता में और रतौंधी में। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, दोनों अलग अलग रोग है, इसका तो यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन नहीं इसलिए कर दे रहे हैं। रतौंधी में क्यों होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, इसमें इंसान अंधेरे में नहीं देख पाता। तो फिर इसका बात हम छोड़ देते हैं, इसका अनुवांशिक विकार से कोई लेना नहीं है, वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें इंसान शाम के समय या सुबह के समय, मतलब डीम लाइट में देख नहीं पाता। वर्णांधता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? बताओ, हमारे आँख के अंदर इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सबको पता होगा, रेटिना पर बनता है। रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, रॉड कोशिका और कॉन कोशिका, ठीक है। एक कोशिकाएं छड़ की तरह होती हैं, उन्हें बोलते हैं रॉड सेल, और ये जो शंकु के आकार की होती हैं, शंकु, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉन सेल। तो जो कॉन सेल होते हैं, मतलब जो
शंकु कोशिकाएं होती हैं उनमें 3 अलग अलग रंग को पहचानने की क्षमता होती है, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, और यही 3 रंग को मिलाकर बाकी और सब रंग का निर्माण होता है। तो इस रोग में क्या होता है कि इंसान की जो लाल और हरा में जो अंतर करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, ये भी कैसा रोग है? तो ये भी एक लिंग संलग्न, यह भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग संलग्न रोग है, समझ रहे होगे कि नर और मादा में से किसको ये रोग होने का चांस ज्यादा है? दिमाग लगाओ, लिंग पर है और अप्रभावी है, मतलब हीमोफीलिया की तरह ही है। तो किसको होने का चांस ज्यादा है? नर को। दुनिया में 8% नर को कलर ब्लाइंडनेस है। अगर मादा का बात करें तो केवल 0.4% मादा को ब्लाइंडनेस होता है। मतलब ये हर एक 100 में से 8 पुरुष वर्णांध है, कलर ब्लाइंड है, मतलब लाल और हरा में अंतर नहीं कर सकता है, जबकि 400 में से 1 मादा ही ऐसी है जो कि वर्णांध है। कारण वही है क्योंकि ये लिंग संलग्न रोग है, मतलब इसका भी जो जीन है वो X क्रोमोसोम पर होता है और अप्रभावी है। मतलब अगर X है, मतलब अगर मान लो एक पर है एक पर नहीं है, तो मादा के अंदर जीन तो है लेकिन लक्षण नहीं होगा कलर ब्लाइंडनेस का। लक्षण क्या है कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाना। अगर मादा को होना है तो दोनों में होना पड़ेगा, और दोनों में कब होगा? जब उस लड़की का पिता भी कलर ब्लाइंड हो और माता भी कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, बहुत कम चांस है, हाँ हो सकता है लेकिन कम चांस है। जबकि अगर केवल माता को कलर ब्लाइंड है तो बेटे को हो जाएगा, क्योंकि बेटा में जो है केवल एक पर भी रहेगा तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इसलिए नर में हर एक 100 में से 8% मतलब क्या, हर एक 100 में से 8 नर को कलर ब्लाइंड है, जबकि मादा में 0.4%, हर एक 100 में से 1/4, ये कह सकते हैं हर एक 400 में से 1 को जो है कलर ब्लाइंड होता है। ठीक है, तो देखो आज पढ़े हीमोफीलिया के बारे में और पढ़े वर्णांधता के बारे में। ठीक है, दोनों के दोनों लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, दोनों के दोनों में नर को होने के चांस ज्यादा है, दोनों के दोनों मेंडेलियन विकार है। हीमोफीलिया में रक्त को थक्का जमने का समय बढ़ जाता है, मंडता में इंसान लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ जरूरी प्रोटीन जो है उनको जो जीन बना रहा था प्रभावित हो जाता है, उससे इंसान लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। हर एक 100 में से 8 पुरुष वर्णांध है धरती पर, और हर एक 400 में से 1 मादा वर्णांध है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। इसको बेहतर नोट्स बना लेना खुद से, नोट्स मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे। अब जो बचा हुआ चैप्टर है मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उसके 2 क्लास और लगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।